नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपनी बात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। राजस्थान के आदिवासी इलाकों से एक चिंता और सचेत करने वाली खबर है। दरअसल केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासी इलाकों में सिकल सेल के हजारों मरीज मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 जिलों में 10,000 से ज्यादा लोग एनीमिया से पीड़ित हैं। इनकी पहचान गुलाबी और नीले कार्ड से होती है। इतना ही नहीं, इन्हें शादी नहीं करने की भी सलाह दी गई है। चिंता की बात यह है कि केंद्र की स्क्रीनिंग के मुताबिक इस मामले में राजस्थान देश में टॉप पर है। आखिर क्या वजह है कि आदिवासी इलाकों में सिकल सेल की बीमारी बढ़ती जा रही है? अपनी बात में आज चर्चा इसी गंभीर विषय पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर राजस्थान के 9 जिले में सिलिकेस नामक बीमारी से ग्रसित लोग पाए गए हैं। जहां पर राजस्थान के 12 जिला आदिवासी जिला सहित अन्य 9 जिले इस बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सर्वे के आधार पर खुलासा किया है। यह बीमारी आदिवासी जाति के लोगों में और आदिवासी क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर आदिवासी लोग निवास करते हैं। जैसा कि 12 जिले में सहरिया जाति के आदिवासी बाहुल्य लोग निवास करते हैं। अब मेरे पीछे देखेंगे कि ये सहरिया जाति के वो लोग हैं जहां पर 12 जिले में ये निवास करते हैं और राजस्थान के 9 जिलों में 10,746 लोग इस सिलिकेस नामक बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि भारत हो या भारत के किसी भी राज्य में अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट अपनी व्यक्तिगत पहचान के लिए होती है और इन तीनों पहचान पत्रों में से एक कोई सा भी पहचान पत्र हर किसी भी भारतीय व राज्य के नागरिक के पास तो मिलता ही है। लेकिन राजस्थान प्रदेश के 12 जिला सहित 9 जिले के 10,746 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान गुलाबी और नीले कार्ड से की जाती है। इन कार्डों को जेनेटिक काउंसलिंग आईडी कार्ड कहा जाता है। ये लोग आपस में शादी तक नहीं कर सकते। साथ ही क्योंकि ये जो सिलिकेस बीमारी है यह लाइलाज बीमारी मानी गई है। 12 जिला ऐसा जिला है राजस्थान का जहां पर शहर या बाहुल्य जाति निवास करती है और यहाँ पर इस बीमारी से ग्रसित लोग पाए जाते हैं। हालांकि इस बीमारी में पुरुषों की उम्र अधिकतम 42 और महिलाओं की 48 मानी गई है और यह बीमारी लाइलाज है जो 12 जिले के शहर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पाई गई है। 12 से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी। कोई सीवर एक्सरसाइज करता है या कोई उसको फीवर है तो उसको प्रॉपर मात्रा में फ्लूइड दिया जाए, या ओरली भी हो सकता है, इंट्रावेनस फ्लूइड भी हो सकता है। अगर पेशेंट का बॉडी में पूर्ण मात्रा में फ्लूइड रहेगा तो आरबीसी को सिकल नुमा होने में सिकल नुमा नहीं होगी। मतलब होता क्या है कि जैसे आरबीसी इसमें विस्कस हो जाती है, ब्लड गाढ़ा होता है और वो क्लम्प बन जाते हैं। तो अगर प्रॉपर हाइड्रेशन रहेगा तो क्लम्प नहीं बनेंगे और पेशेंट आजीवन लंबे समय तक जीवित रहेगा। यहाँ के जो सीएमएचओ है संजीव सक्सेना, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि सिकल सेल बीमारी क्या है और 12 जिले में इसके कितने मरीज है और कहाँ उपचार ले रहे हैं। जी सर। सिकल सेल एनीमिया दरअसल एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें हीमोग्लोबिन का आकार बदल जाता है और सिकल शेप में हो जाता है, तो आरबीसी भी अपना नॉर्मल आकार छोड़ देती है और वो सिकलिंग हो जाती है, उसमें वो भी आड़ी टेढ़ी हो जाती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है और मुख्यतः इस बीमारी का कोई इलाज स्पेसिफिक तो नहीं है। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से इसका इलाज करते हैं और इस बीमारी में हमने अभी 90,000 लोगों में के बीच सर्वे कराया था। इसमें 2 मरीज निकले हैं और इसमें ये होता है कि आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत आगे पहुंच गई है, तो भविष्य में इसके इलाज की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अभी जैसे मान लीजिए घुटने में दर्द होता है तो हम उसका इलाज करते हैं। इस तरह से हम सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, जैसे जैसे मरीज के सिम्टम आते हैं उस हिसाब से इलाज चलता रहता है। तो देखिए, समय के साथ साथ जो ये बीमारी है बढ़ती जा रही है, लेकिन आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिरकार सिकल सेल एनीमिया है क्या। रेड ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ी ये बीमारी है। हीमोग्लोबिन को ये प्रभावित करती है और लाल रक्त कोशिकाओं की कमी इसकी वजह से आती है। अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से शरीर में तेज दर्द होने लगता है। ये आनुवांशिक बीमारी है, सेहत के लिए बड़ा खतरा ये है।
सिकल सेल के लक्षण क्या क्या है ये भी आपको बता दें। हड्डियों, मांसपेशियों में दर्द, हाथ और पैरों में सूजन, थकान, कमजोरी, पीलापन, किडनी से संबंधित रोग, बच्चों में कुपोषण होना और आंखों से कम दिखाई देना, इन्फेक्शन की शिकायत करना, ये इसके लक्षण है। सिकल सेल एनीमिया का खतरा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है अब आपको बता दें। 9 जिलों में 10,746 लोग इससे पीड़ित हैं। पहचान कैसे होती है? नीले गुलाबी कार्ड से इसकी पहचान होती है। क्या क्या हिदायत इसमें दी जाती है? देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि आपस में शादी नहीं करने की हिदायत दी जाती है और 50 से पहले ही इसमें मौत हो जाती है और ज्यादातर आदिवासी इलाकों में इसका असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया का खतरा आप देखिए, 50 से पहले जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है उसकी मौत हो जाती है और ज्यादातर ये जो बीमारी है आदिवासी इलाकों में देखी जा रही है। 9 जिलों में 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो अब तक पीड़ित हो चुके हैं। किस तरीके से बचाव किया जाएगा, किस तरीके से इसे समझा जाए, कैसे इससे बचाव किया जाए, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तमाम जो गेस्ट हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजयपाल सिंह हैं, हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं प्रयास से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर दिव्य सेतिया, चिकित्सक है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर सुजीत शाही, चिकित्सक है इंटरनल मेडिसिन से, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर विजयपाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी आसान भाषा में, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक भी हमें देख रहे हैं और राजस्थान इस वक्त टॉप पर बना हुआ है सिकल सेल बीमारी के मरीजों में। किस तरीके से सिकल सेल को आसान भाषा में समझा जाए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, पर इस आदिवासी क्षेत्र में कार्य करता हूं। और इसको आसान भाषा में जो अगर हम समझेंगे तो जैसा आपने पहले बताया कि हमारे जो सेल है उनका वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से जो है सारी परेशानी होती है। तो इसके लिए सरकार ने सर्वे करवाया 0 से 40 वर्ष के जो जितने भी लोग हैं, और सर्वे करवाने के बाद में जैसा आपने भी बताया कि वो कार्ड वितरित किए गए, पर वो कार्ड वितरण जो हुआ है वो पूर्ण रूप से अभी भी हो नहीं पाया है। और सरकार हिदायत देती है कि आपको शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है, ये सिर्फ उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो इससे आपका काम नहीं बनने वाला है। उस जो व्यक्ति उससे ग्रसित है उसको आपको अच्छे से समझाना होगा कि ये आपको शादी क्यों नहीं करना है। इसके अलावा और भी इसके जो तथ्य हैं उस पर बातचीत करनी होगी। धूम्रपान नहीं करना, शराब नहीं पीना, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना, इसके ये सब करने से आपके स्वास्थ्य के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सब भी लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी जाके इसको हम रोक पाएंगे। और ये आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा होने का कारण मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पहले से ही लोग जो हैं बहुत ज्यादा एनीमिक हैं, उनको पूर्ण पोषण पहले से नहीं मिल पाता, उनको वो जो पर्याप्त भोजन और भोजन में जिस प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए वो भी उनको मिल नहीं पाते। तो दोनों तीनों कारण बनते हैं। और खास करके अपने राजस्थान में जो है उदयपुर डिवीजन के जो है 7 जिले इसमें जो आते हैं जहां इसकी मात्रा काफी बढ़ती जा रही है, और ये गंभीर विषय है। और सरकार इस पे गहनता से कार्य करे तो शायद इसको हम बहुत जल्दी रोक पाएं। जी बिल्कुल। और 2047 तक सिकल सेल मुक्त बनाने की कोशिश भी भारत सरकार की तरफ से की गई है। खुद प्रधानमंत्री भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। डॉक्टर सुजीत शाही, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लक्षण हम लोग इसके देख रहे हैं, आमतौर पर अगर देखें तो मांसपेशियों में दर्द या फिर नॉर्मल सूजन, बुखार आना, ये क्योंकि अगर अपनी पूरी दिनचर्या को हम देखें तो आजकल ये सब चीजें कॉमन हो गई है। कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल बीमारी है या फिर ये सिकल सेल है? बेसिकली अगर नमस्कार सबको, बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास कोई भी आता है, अगर वो सिम्टम्स लेके आए कि बॉडी पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो आप इसको नॉर्मल फ्लू मान के चलते हैं।
इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आप करते नहीं है, बिकॉज ये फ्लू जो होता है लगभग 3 से 5 दिन रहता है, तो हम इसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते नहीं है। तो जब आगे हम बढ़ते हैं, जब फॉलोअप होता है पेशेंट का इनिशियल सिम्टम्स के बाद, हम वर्कअप करना शुरू करते हैं। तो इसमें जब हम सीबीसी कराएं, कुछ कराएं, आगे हम पता करते हैं, तो जब हमें रिपोर्ट आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट तो आप सीबीसी में देखते हैं जहाँ हीमोग्लोबिन कम होता है पेशेंट से, फिर हम उससे पूछते हैं भाई आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो उसकी हिस्ट्री जानकारी ली जाती है कि है कोई जेनेटिक इश्यूज है, कोई खानदान में किसी को ऐसा कुछ रहा है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है क्या नहीं, इसको बार बार खून चाहने की कोई हिस्ट्री है क्या नहीं, पास हिस्ट्री पूछी जाती है। तो जब भी हम इसको इवेलुएट करेंगे, जब हम उसमें पेशेंट से असेसमेंट करेंगे, तो हम उसके आगे अपनी इन्वेस्टिगेशंस और बढ़ाएंगे जिससे कि हम पूरा वर्कअप कर सके। सिकल सेल एनीमिया के लिए हमें ये देखना है कि इसकी सीबीसी कैसी होती है। एक होता है पेरिफेरल ब्लड्स में जो हम चेक करते हैं, जो सिकलिंग सेल्स होते हैं, वो हमें देखना होता है। और प्रायर हिस्ट्री ऐसा रहा कि घर में किसी को हुआ है या कोई इसमें ट्रांसफ्यूजन है जिसको खून बार बार चढ़ाया जाता है, इसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं। तो हम हिस्ट्री लेने के बाद हम उसको एसेस करें। तो जब ये चीजें होती हैं, तब इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम किसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे और सीवियर टेस्ट करेंगे और एडवांस टेस्ट करेंगे, तो उसमें बोन मैरो भी होता है। बोन मैरो जब मनके की जांच होती है, जहां से हम उस बोन मैरो की बायोप्सी करके जांच पता करें कि किस जो है एनीमिया है तो किस प्रकार का एनीमिया है, उसमें चीजें क्लियर हो जाती हैं कि सिकल है या कोई और एनीमिया है। तो इससे असेसमेंट करना होता है। तो ये तो अब हम आगे जब बढ़ते जाते हैं तो क्लियर होगा कि और ऐसे इस पेशेंट्स में हमें बस हिस्ट्री ये जाननी हो कि और कोई इसके अलावा पेशेंट को बार बार फीवर आना या बॉडी पेन ज्यादा होना या चेस्ट में कहीं भी पेन होना, जो जॉइंट्स होती हैं, जो मांसपेशियों का खिंचाव जो आप बता रही हैं उसमें दर्द होना। तो ये जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होता है, इसको हम जब फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएं इसके अकॉर्डिंगली। और पेशेंट को टचअप पे रखे रहें, पेशेंट को फॉलोअप करते रहें और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आगे जी। डॉक्टर दिव्य सेतिया, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाइलाज बीमारी है, इलाज अभी तक इसका नहीं बना है, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है उससे हम थोड़ा कम कर सके, जो चीजें हम ध्यान में दे सके? क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखना होगा जो व्यक्ति इससे ग्रसित होगा उसे? सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम इसे एक्चुअली उसके स्टार्टिंग से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। जो कार्ड्स बांटे जा रहे हैं, ब्लू एंड पिंक कार्ड्स जो हैं, वो बेसिकली ये इंडिकेट करने के लिए हैं कि ये सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिजीज का पेशेंट है। सिकल सेल ट्रेट में यूजुअली पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक रहता है और हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट सिकल सेल डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली आपके फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही प्रेजेंट कर जाते हैं। आफ्टर 6 months ऑफ लाइफ, मतलब जब बच्चा 6 months का होता है, फीटल हीमोग्लोबिन कम हो जाना शुरू हो जाता है एंड इसके बाद हमें अप्रिशिएट होने लगता है खून की कमी। और ये जब भी केस हमारे पास आए तो उसी टाइम सोर्स पे हम उनके पेरेंट्स की भी टेस्टिंग करें, बच्चे की टेस्टिंग करें और उनकी एडिक्वेट काउंसलिंग करें। जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को ये चीज समझाई जाए। देखिए, ये हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट उनको हम लोग एड्यूकेट कर सकते हैं। तो हम उन्हें इस चीज का ज्ञान दें कि ये डिजीज जो है ये जेनेटिक्स की वजह से है, और अगर आप अपने पार्टनर को जब चूज कर रहे हैं उस टाइम पे ही आप ये चीज की टेस्टिंग करा लें तो ये डिजीज आगे आपके बच्चों में नहीं आएगी। जी, तो ये आसान तरीका बताया किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। और डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व प्राचार्य है जीएमसी अलवर से। डॉक्टर लोकेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर लोकेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में ये बीमारी बढ़ती जा रही है और राज्य में भी इसके जो तमाम मरीज हैं वो देखे जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान टॉप पर बना हुआ है। क्या वजह मानी जाए कि राजस्थान में जो आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं? इसकी वजह यह है कि पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए, बीमारी के लिए। और राजस्थान में आदिवासी एरिया है जहाँ जागरूकता का अभाव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जागरूकता किया जाना और स्क्रीनिंग करा जाना। जैसे मैडम ने बताया, इनकी रेगुलर स्क्रीनिंग होना, पेरेंट्स की स्क्रीनिंग होना, और शादी में जैसे जन्म पत्री मिलाते हैं वैसे ब्लड पत्री मिलाना बहुत जरूरी है।
लोगों को जब तक जागरूकता नहीं होगी, जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं इस चीज से, बीमारी को समझेंगे नहीं, और उसके बाद भी लोगों को ये समझना जरूरी है कि इसमें बहुत अच्छे से हाइड्रोक्सीविरिया और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल, जीन थेरेपी हो या डेवलप हो गई कई जगह, उसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी डेवलप किया। तो लोगों को इस चीज के लिए भी जागरूकता करने की जरूरत है कि जितना भी अंधविश्वास है, हर स्टेट में अलग अलग तरह का अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास ही बचे, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर है, और उसके अलावा प्रिकॉशन या डॉक्टर को टाइम से दिखा लें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलर स्क्रीनिंग और रेगुलर टेस्टिंग और आइडेंटिफिकेशन, इस बीमारी को इरेडिकेट किया जा सकता है। बहुत सारी कंट्री ने स्क्रीनिंग के माध्यम से इस बीमारी को खत्म कर दिया। अगर अपन प्रिकॉशन रखेंगे, जो कैरियर्स हैं उनको डायग्नोस करेंगे, बच्चे जो पॉजिटिव आ जाते हैं उनका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली देते रहेंगे, अपन प्रॉपरली डायग्नोसिस, उनका फ्लूइड थेरेपी देना है या दवाई देनी है या प्रॉपर ट्रीटमेंट जब भी रेगुलर डॉक्टर को दिखाते रहें, तो ऐसी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती लाइफ में कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। बट इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग और अपन को बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए, हटाने के लिए जितने भी हैं सबकी स्क्रीनिंग होना जरूरी, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग हो। आदिवासी में दिक्कत यह है कि क्लोज रिलेटिव में शादी होती है, उससे कैरियर जो जीन्स होते हैं दोनों मदर और फादर से दोनों से मिल जाते हैं, तब इसके चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में भी दोनों में अगर मान लो कैरियर है तो उनको अगर नियोनेटल लाइफ में शुरू के 10 वीक में अगर टेस्टिंग हो जाती है और डायग्नोसिस हो जाता है तो उसको भी प्रॉपर से हैंडल किया जा सकता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है जीन थेरेपी भी कई कंट्रीज में बहुत अच्छी इफेक्टिव रही है, तो आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। बस अपन को आपने जैसे जागरूकता के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, लोगों को स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग के लिए जागरूक करना, लोगों को टेस्ट कराना, शादी से पहले टेस्ट कराना, ये बहुत जरूरी है। इन चीजों की कमी होती है, आदिवासी एरिया में कमी होती है, इस वजह से ये बीमारी ज्यादा फैलती है और डायग्नोसिस नहीं होता प्रॉपरली, कईयों का बहुत लेट एज में जाके डायग्नोसिस होता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इसको रेगुलर करना, इसकी जागरूक करना बहुत जरूरी है। जी, जागरूक रहना और समय समय पर स्क्रीनिंग कराना, जिस तरीके से डॉक्टर लोकेश ने बताया, अगर हम ये इन चीज़ों का पालन करते रहेंगे तो ज़रूर इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। विजयपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। 2023 के बजट में भी हमने देखा था, वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि इस बीमारी के लिए कदम उठाए जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि 2047 तक जो है सिकल सेल से हम मुक्ति पाएंगे, सिकल सेल मुक्त भारत हम लोग बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है, सर्वे हो रहे हैं और जिस तरीके के आंकड़े फिलहाल सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 2047 तक जो है भारत सिकल सेल मुक्त हो पाएगा? नहीं, इस प्रकार से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखिए कि पहले हमने टीबी के लिए भी जो 2025 का रखा था कि हम टीबी मुक्त कर देंगे 25 तक में, जो वो कर नहीं पाए। तो इसके लिए बड़ा कारण ये कि हमने पहले से ही जो है लक्ष्य बड़ा ले लिया कि हम 2047 तक इसको पूरा करेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको एक छोटा छोटा लक्ष्य लेना पड़ेगा कि हम 5-5 साल में हम जाएं और उसके बाद वो लक्ष्य बनाएं और उसकी फिर एक एनालिसिस करें कि हमें क्या करना था, कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि इतने वर्षों में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाएगी, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नया आ जाएगा। तो हमें बार बार इसको ये करना पड़ेगा। इस छोटे छोटे लक्ष्य लेके इसके अगर ऊपर हम काम करेंगे तो शायद हम जल्दी इसको 47 से पहले भी खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर चाहे तो इसको खत्म नहीं कर सकती, वो कर सकती है कि इसको छोटे छोटे लक्ष्य लें और उसके आधार पर अगर काम करे और बिल्कुल ठोस कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि जो लोग हैं, जो ग्रसित हैं, उनके लिए भी प्लानिंग हो और नए जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग हो और साथ में तुरंत ही उनको उसका ट्रीटमेंट मिले। साथ में इसमें एक बड़ा अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब जैसे पूर्व वक्ता ने मेरे जितने भी उन्होंने बताया कि इसका ये लाइलाज बीमारी अगर बन रही है और इसको अगर हमें ये करना है तो एक पोषण एक तरीका हो सकता है। तो इसके लिए हमें अलग से जो मरीज है उसके लिए अलग प्लान बनाना पड़ेगा, नए जो है उनके लिए अलग प्लान बनाना पड़ेगा। अभी तक जो हमने सर्वे किया है उसमें भी अभी हम उन लोगों तक कार्ड नहीं पहुंचा पाए हैं, जितना सर्वे हो वो कार्ड नहीं पहुंचा पाए। तो कार्ड ही नहीं पहुंचा है तो उसको पता भी नहीं चला होगा अभी तक। तो ये भी एक रीजन है। अब कार्ड शायद सर्वे 2025 जनवरी 2025 में स्टार्ट हुआ, कार्ड कुछ लोगों को शायद
जी 50% या 40% अच्छा लोगों विजय को पाल जी, मिला। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जरूर वो भी समझना चाहेंगे कि जो ये गुलाबी और नीले कार्ड जिनका जिक्र हम बार बार यहाँ पर कर रहे हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे लोग इन्हें समझे, कैसे इससे बीमारी के बारे में समझा जाए, कैसे नहीं काम वो करते हैं? नहीं, ये जो है वो लोगों को समझ में बड़ा आसान तरीके से नहीं आता है। बस उस कार्ड पे जो लिखा हुआ है आपको शादी नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको ये है तो आपको शादी नहीं करना है। अच्छा। बस पर वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी, आपको कार्ड आया, आपको कार्ड मिल गया, बात खत्म हो गई। पर उसके बावजूद भी जो ग्रसित है उनकी शादी हुई है और हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो आगे बढ़ेगा उससे और लोगों में भी जाएगा, जिसके साथ उसकी शादी हो रही या उससे जो बच्चे जो होंगे तो उनको भी होने की संभावना ज्यादा बढ़ी जाएगी। वो तो कहीं ना कहीं इसके बारे में पूरा एक तो ठोस प्लान बनाना पड़ेगा। जो जो लोग ग्रसित है उनको अलग से बैठ के आपको चर्चा करनी होगी, उनको अलग से समझाना पड़ेगा, अलग से या तो आपको उनका ट्रेनिंग करे या एक छोटे छोटे ऐसे कुछ चीजें बनाए ताकि जो ग्रसित लोग हैं क्या क्या सावधानी उनको रखनी है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल उस व्यक्ति तक पहुंचे। सिर्फ कार्ड देना, सिर्फ कार्ड दे दिए और कार्ड पे लिखा हुआ है आप इतना प्रतिशत है, 25% है तो आप शादी कर सकते हैं, 50% है तो आप शादी नहीं ये कर सकते, वो कर सकते, ये पर्याप्त नहीं होगा। तो सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा ठोस कुछ प्लान बनाना चाहिए, तभी जाके हम इससे कुछ कर पाएंगे। ठीक। डॉक्टर सुजीत शाही, ये भी बात सामने आ रही है और जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा कि जो इस बीमारी से ग्रसित होता है 50 साल से पहले उसकी मौत हो जाती है और कई बच्चे भी इसमें ग्रसित होते हैं। तो क्या सच में ये डरने वाली बात है? और जिस तरीके से विजय पाल जी भी इसका बार बार जिक्र कर रहे हैं कि छोटे छोटे समूह बना के लोगों को एजुकेट हमें इस बीमारी के बारे में करना पड़ेगा, कैसे वो हम लोग कर सकते हैं? कैसे सरकार इसमें जा सकती है लोगों के बीच में और कैसे इस बीमारी के बारे में जागरूक कर सकती है? मैम, जो लोकल पॉपुलेशन होता है, जिन रूरल पॉपुलेशन होता है, किसी के लगभग बहुत लोगों को आइडिया होता है नहीं कि बीमारी है क्या। छोटे जो हम जो रेगुलर पे आते हैं उसको सिर्फ पता होता है कि हमारा खून कम है, उसे ये नहीं पता कि खून का कारण कम क्यों है। बहुत लोगों में आयरन कम होता है, B12 कम होता है, बहुत बीमारियां, प्लास्टिक एनीमिया होती है, सिकल एनीमिया होती है जिसमें सिकल से क्राइसिस होती है, बहुत बीमारियां होती है। पर इनको पता तो हो कि इनको बीमारी है क्या, हमारे मरीज किससे ग्रसित है। जब तक उन्हें उस चीज की आइडिया नहीं होगी तो कैसे समझ में आएगा कि भाई उन्हें करना क्या है, किस डॉक्टर से मिलना है। वो किसी पेशेंट से मिलना चाहते हैं, किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट से या हेमाटोलॉजिस्ट से मिलना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। यहाँ लोकल लेवल पे वो चीजें गाइडेंस ही नहीं हो पा रही है पेशेंट को। जब वो गाइडेंस ही नहीं हो पाएगी तो पेशेंट कैसे अपना इलाज कराएगा। हमें ये चीजें पेशेंट तक पहुंचानी है कि इस लेवल पे भैया आपको ये बीमारी है, आपको इनको मिलना है, आपको इनसे अपना इलाज कराना है। फिर जो डॉक्टर जिससे वो फॉलो अप करेंगे उन्हें ये बताना है कि ये चीजें प्रिवेंशन होती हैं, ये चीजें इनकी मेडिकेशंस होती हैं। देखिए सर, अल्टीमेटली बहुत ट्रायल बेसिस होते हैं। लोग कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराता है, कोई मेडिकेशन के थ्रू होता है, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया बोला जा रहा है, बहुत कुछ चीजें होती ट्रायल बेसिस पर। इसका अल्टीमेट कोई रिजल्ट ऐसा कुछ लिखित नहीं हुआ है। इट्स नॉट रिटर्न, इट्स नॉट नोट कि दिस अल्टीमेट क्योर फॉर एवरी मेडिकेशन ट्रीटमेंट। वी हैव एवरीथिंग इन द पाइपलाइन, वी आर डूइंग इट ऑन दैट बेसिस। तो वी आर, बस ये चीज है कि हमें पेशेंट को गाइडेंस करना है, पेशेंट को समझाना है। रीएश्योरेंस इज ओनली थिंग व्हिच वी कैन हेल्प टू द पेशेंट इन नोइंग की प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, आपने क्या प्रॉब्लम फेस करनी है आगे जाके, और आपने इस समय आपने एक स्टेप ना लिया। फैमिली काउंसलर हो, एक काउंसलर अटैच हो जो पेशेंट को काउंसिल करे। डॉक्टर्स है जो अपनी मेडिकेशन और अपने ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट को समझाए कि भैया ये चीजें हैं, आपने ये सब चीजें ध्यान देनी है। तो हो सकता है ये फ्यूचर में जाके अगले 10 साल 12 साल 13 साल में चीजें थोड़ी सी कम हो जाए जी। तब तक वो पेशेंट को समझ नहीं आएगा कि किस बीमारी से ग्रसित है, उसका वो इलाज कर भी नहीं पाएगा, ना उसे बीमारी का कारण पता चल पाएगा। डॉक्टर, हमने पहले गाइडेंस बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दिव्या, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, भारत भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है और इस बीच जीन थेरेपी का बड़ा जिक्र यहाँ पर हो रहा है। ये जीन थेरेपी है क्या और किस तरीके से इस बीमारी के लिए असर करती है, ये आपसे समझना चाहेंगे, और क्या ये भारत में उपलब्ध है? करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल की, तो मोस्टली हमारा फोकस होता है कॉम्प्लिकेशंस को डील करना या प्रिवेंट करना। पर एक हमारे पास थेरेपी आई इसकी, जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो अभी तक कुछ साल पहले तक जो हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटी थी क्योर ऑफ सिकल सेल के लिए, दैट वाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं
पेशेंट के एक मैच सिबलिंग डोनर से, जो सूटेबल डोनर होता है जी, डोनर से स्टेम सेल्स कलेक्ट करके हम पेशेंट का ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके केस में क्या होता है, जो सिबलिंग है वो जो बिल्कुल ठीक है, उनके सेल्स जो होते हैं वो पेशेंट के अंदर बोन मैरो में अपना घर बना लेते हैं और फिर वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहने लगता है जैसे एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल रहता है। अभी तक हमारे पास ट्रीटमेंट यहीं तक सीमित थी, बट अब जीन थेरेपी भी आ गई है और जीन थेरेपी का जो फर्स्ट कैंडिडेट मैं बोलूं, वो फर्स्ट कैंडिडेट एक्चुअली सक्सेसफुली जीन थेरेपी से बिल्कुल क्योर हो चुका है। समय की कमी है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बीमारी बढ़ती जा रही है, यही हमारा उद्देश्य था कि लोग इसे समझे, इसके बारे में एजुकेट हो, और जरूर हमारी इस चर्चा से लोगों को समझ आया होगा कि सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।